बैसरान वैली, कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड। कश्मीर के इस छोटे से शहर ने 22 अप्रैल 2025 को एक भयंकर घटना देखी जो हमें हिला के रख गई। ये शांति से भरा शहर एक ही दिन में खून से लहरा गया था। 26 मासूम लोग अपने सपनों के साथ जिंदगी का आखिरी सफर तय कर गए। क्या ये सिर्फ एक और आतंकवाद था या कुछ और? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीडियो गेमिंग। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और सामाजिक प्रश्न है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की बैसरान वैली में 26 लोग शहीद हुए। हम इस घटना के पीछे की सच्चाई समझेंगे और जानेंगे कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं ताकि हम अपने देश की शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ा सकें। आइए सबसे पहले कश्मीर का इतिहास जानते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री में पुराने जमाने में हिंदू धर्म काफी प्रचलित था और बाद में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ। 9वीं सेंचुरी में करकोटा डायनेस्टी के समय कश्मीर में शैव धर्म काफी पॉपुलर हुआ। उस वक्त कश्मीर का कल्चर और आर्ट बहुत एडवांस था जो आज भी कश्मीर की रिच कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री को समझाने में मदद करता है। 13वीं सेंचुरी में शाह मीर ने कश्मीर में इस्लाम का प्रचार किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर अफगानिस्तान के दुरानी साम्राज्य ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और फिर 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य के तहत कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। टर्निंग पॉइंट आता है जब भारत को आज़ादी मिली। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इस फैसले को नहीं माना और कश्मीर पर हमला कर दिया। उसके बाद भारत ने कश्मीर को अपने साथ जोड़ लिया जो 1947 का सबसे बड़ा वॉर रीजन बन गया। 1948 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मसला उठाया लेकिन ये कभी रिजॉल्व नहीं हो पाया। 1965, 1971, 1999 और कई और वॉर्स में कश्मीर ने हमेशा टेंशंस का सामना किया और 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना बंद कर दिया। अब बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 को बैसरान वैली में टीआरएफ के 5 टेररिस्ट ने जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे जिन्होंने 26 लोगों पर गोलियां चलाई। इसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन शामिल थे। ये अटैक कश्मीर में शांति को तोड़ने की सोची समझी साजिश थी। बैसरान वैली को ही क्यों चूज किया गया? ये वैली अपनी खूबसूरती के लिए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है और ये पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए टूरिस्ट को ट्रैक या हॉर्स राइड करनी पड़ती है और सबसे नजदीकी हॉस्पिटल एम्स श्रीनगर है जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये एरिया अमरनाथ यात्रा के रूट पर भी आता है जो हर साल होती है और हिंदू डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये अटैक रिलीजियस और टूरिज्म रिलेटेड केओस क्रिएट करने के लिए किया गया। ये लोकेशन आइसोलेटेड और वल्नरेबल थी, इसीलिए दुश्मन ने इसे अपने टारगेट बनाया। ये अटैकर्स जो पूरी तरह से आर्म्ड और पुलिस यूनिफॉर्म में थे उनके नाम है मूसा, एक पाकिस्तानी नेशनल जो टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट से एसोसिएटेड था। ये मई 2024 में एयरफोर्स कॉन्वॉय अटैक में भी शामिल था। यूनस, एक पाकिस्तानी नेशनल, आसिफ, एक कश्मीरी मिलिटेंट, अबू तला और आदिल गुरी, ये टेररिस्ट एडवांस वेपन्स के साथ आए थे जैसे AK-47 और M4 कार्बाइन्स। इन्होंने 50 से ज्यादा लोगों पर फायरिंग की और सबसे पहले अपने विक्टिम से उनका धर्म पूछा। जो भी नॉन मुस्लिम्स थे जिसमें ज्यादातर हिंदू थे उन्हें टारगेट करके उन पर गोलियों की बरसात की। इस अटैक में 26 लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे। ये विक्टिम्स अलग अलग स्टेट से आए थे जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पंजाब, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल से भी। अब सवाल ये है कि कैसे ये टेररिस्ट इतनी आसानी से कश्मीर में घुसा है और इतनी आसानी से ये अटैक कर पाए। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो आर्मी को ब्लेम कर रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते। हमें अपने देश की आर्मी पर भरोसा रखना होगा क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज अपने घर में सेफ हैं। और ये बात सच है कि हमारे अंदर भी कुछ दुश्मन है जो हमारे देश को अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। अब जो कुछ भी ये हुआ है उसका जवाब हमारे ऑनरेबल पीएम खुद दे रहे हैं। जैसे इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ये पाकिस्तान को ये समझाने का सिग्नल है कि उन्होंने जो खतरनाक खेल शुरू किया है उसका अंजाम बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर देता है तो पाकिस्तान को पानी, खेती, बिजली और फूड सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में तो विजिबल हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर सकती है।
एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका डाय। ऐसे ही हमारे देश के कुछ विद्वान इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान का पानी रोक पाए या पाकिस्तान को इस समय करंट सिचुएशन पे कुछ भी दुख या दर्द दे पाए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने के बाद भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अवेलेबल है जिससे हम पाकिस्तान की खड़े खड़े बैंड बजा सकते हैं, वो भी बिना किसी वॉर के। इंडिया के पास कुछ हाइड्रो पावर डैम्स हैं जैसे बगलियार और सलाल डैम, जो पाकिस्तान के रिवर झेलम, चेनाब, रवि पर बने हुए हैं। अगर इंडिया ये डैम्स क्लोज कर दे या वाटर फ्लो को कंट्रोल कर ले तो पाकिस्तान को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी कमी हो सकती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान का एग्रीकल्चर क्रैश कर सकती है, जो उनकी इकोनॉमी को मेजर हिट करेगा। पानी की कमी से फूड प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ेगा और उन्हें फूड शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी इन रिवर्स के डैम से आती है। अगर इंडिया ने पावर जनरेशन को कंट्रोल किया तो पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस हो सकती है, यानी कि जो बिजली का शॉर्टेज पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ता था, अब वो शॉर्टेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके वहाँ की आर्मी और ऑफिशियल्स को भी फेस करना पड़ सकता है। और इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो सकती है और डेली लाइफ और बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी एग्रीकल्चर को पानी देता है। अगर इंडिया वाटर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दे तो पाकिस्तान की फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट करेगा। खेती में कमी से फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं और प्राइसेस भी बढ़ सकती है, जो कॉमन लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर इंडिया ट्रीटी सस्पेंड करता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को अपनी आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए पानी चाहिए होगा, इसलिए उन्हें अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने में दिक्कत आएगी। ये सिचुएशन पाकिस्तान को वीक कर सकती है और उन्हें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में, अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है तो पाकिस्तान के लिए पानी की कमी और एनर्जी शॉर्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये उनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को बहुत हर्ट करेगा। इंडिया के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान को दर्द दे सकता है। ये कदम हाई रिस्क होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक वार्निंग है कि अगर उन्होंने गलत खेल खेला तो उसका अंजाम इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ इंडिया ने अपने बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है और पाकिस्तान के लिए इंडियन वीजास को कैंसिल कर दिया है। ये सब मेजर्स हमारे देश की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए ही लिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आज इंडिया सिर्फ अपनी रक्षा में नहीं बल्कि अपनी जान की रक्षा करते हुए उनकी हर गलत हरकत का जवाब देना जानता है। हमने न सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स को बल्कि अपनी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पावर को भी पूरी ताकत से अपनाया है। ये एक वार्निंग है, जो हमारे देश की सुरक्षा और इज्जत को छूने की कोशिश करेगा उसे हमारी ताकत का सामना करना पड़ेगा। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर। अब हमारे लिए ये वक्त है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एंटी नेशनल फोर्सेस को एक्सपोज करना होगा। सोशल मीडिया पे जो भी लोग देश के खिलाफ हैं उन्हें रिपोर्ट करना होगा। हम सबको ये समझना होगा कि हमारे देश की यूनिटी और पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कश्मीर की शांति और ये 26 लोग हमारे दिल में जिंदा है। हमारे देश की पीस और यूनिटी हमारे हाथों में है। अब हमें ये सवाल अपने आप से पूछना होगा, क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? 26 लोग, वो मासूम 26 लोग अपनी जिंदगी के सफर पर कश्मीर आए थे, लेकिन उनका सफर यहाँ खत्म होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। उनकी जान गई, लेकिन उनकी याद हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ये वक्त है जब हम सब मिलकर कश्मीर की शांति को अपने हाथों में लें। मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सबसे कठोर सजा दी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं का दोबारा सामना ना करना पड़े। ये सजा सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक सबक होना चाहिए उन सबके लिए जो भारत को अपना दुश्मन समझकर आंख उठाते हैं। हमारे देश की यूनिटी और इंसाफ का ये वक्त है जब हम सबको मिलकर अपने दर्द को एक ताकत में बदलना होगा। उनकी शहादत सिर्फ एक कुर्बानी नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का नशा है जो हमें एकता और न्याय की राह दिखाता है। उनका दर्द हमारे अंदर एक ऐसा जुनून दे जाएगा जिससे हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर इंसान को अपनी जिंदगी और सपने जीने का पूरा हक हो, बिना किसी खौफ के, बिना किसी नफरत के। ये वक्त है एक मजबूत और यूनाइटेड भारत बनाने का, जहां इंसाफ सबके लिए हो और एकता सबसे ज्यादा जरूरी हो। जय हिंद, जय भारत।